तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 10 के 26 नंबर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 26 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस वीडियो में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 1 × 10⁻³ है, 3 मीटर क्यूब है। इसमें वायुमंडलीय दाब पर गैस भरी है, यानी वायुमंडलीय दाब यानी एक वायुमंडलीय दाब पे गैस भरी है। यदि स्थिर ताप पर गैस को 4 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करे तो गैस का आयतन होगा। देखिए ये किसके किसके बीच रिलेशन कह रहा है, V और T के बीच, P के बीच रिलेशन कह रहा है, V और P के बीच। तो दाब और आयतन संबंधी किसका नियम देता है, बायल का नियम ही देता है ना, बायल का नियम ही कहता है ना, दाब और बायल का नियम ही कहता है दाब और ताप आयतन के बीच क्या कि जो दाब होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, P के। और इसका हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाला था तो क्या आया था, P1 V1 बराबर क्या आया था, P1 V1 बराबर नहीं, P1 V1 नहीं, ऐसे कर लेते हैं, P1 अपान P2 बराबर आया था क्या, V2 अपान V1। और वैसे तिर्यक गुणा कर रहे थे तब आया था क्या हम लोग का, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही आया था ना। देखिए इसमें दे रखा है कि जो P1 है यानी जो पहला दाब है एक वायुमंडलीय है, फिर कह रहा है कि उस समय जो इसका आयतन है यानी V1 हो वो कितना है, 10⁻³ है। कह रहे कि यदि दाब को 4 वायुमंडलीय दाब किया जाए तो V2 कितना होगा, यही पूछ रहा है। सबका मान दिया है, P1 का मान दिया है, P2 का मान दिया है, V1 का मान दिया है, V2 का मान पूछ रहा है। चलिए यहाँ से फार्मूला बनाएंगे तो V2 बराबर क्या बनेगा, तो P1 V1 अपान क्या बन जाएगा, P2। अब इसी पे रख दीजिए, P1 का मान 1, P2 का मान 4, V1 का मान 10⁻³ इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करिए। देखिए इतना ही आंसर दिया है, इसको सॉल्व कर दिया है 26 का इसको सॉल्व कर दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग भी। 1 में 4 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 4 दूना 8 2 0, यानी बचेगा कितना 0.25 इंटू 10⁻³ देखिए इतना दिया है, यानी इसका मतलब दशमलव को इधर लेके चलिए। तो क्या है, दशमलव को इधर खिसकाना पड़ेगा। तो देखिए जब भी दशमलव बाएं से दाएं जाता है तो घात में वृद्धि होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। क्या होती है, ऋणात्मक वृद्धि होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ है तो कितना हो जाएगा 4, और पहले से ही माइनस चिन्ह लगा है, इसका मतलब चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही चिन्ह लगा है, ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, आयतन है ना तो मीटर क्यूब। तो निकल गया कितना, V2 का मान निकल गया 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो अब ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है आपका, मैच कर रहा है। तो ये रहा आपका आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का। दाब और आयतन के बीच रिलेशन बता रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि इसी के बीच रिलेशन, ताप को हम लोग को स्थिर रखना है, वो बोल भी दिया है कि ताप को क्या रखना है, स्थिर रखना है। और तब जो होगा दाब, यदि P1 इतना है तो इतना आयतन है, तो P2 इतना करेंगे तो उसका आयतन कितना होगा। बस हम लोग का बायल का नियम लगाए हैं, बायल के नियम पे लगा के V2 का मान निकाल लिए हैं, आ गया 2.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही था, ए था। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन को। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गैस के ताप को 77 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 227 डिग्री सेल्सियस करने पर उसको अणुओं की, यानी उसके अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा में अनुपात होगा कितना होगा। अब गतिज ऊर्जा और ताप के बीच पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा और ताप के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है ताप के समानुपाती होती है। यहाँ पे क्या अनुपात बनेगा, E1 अपान E2, यानी दो गैसों की बात, 2 बार की बात कर रहा है ना, 2 ताप दे रहा है, इसका मतलब 2 होगा T1 T2। तो E1 अपान E2 बराबर कितना हो जाएगा, T1 अपान T2, यानी जब समान अनुपात होता है तो 1:1:2, ये हमने बता रखा है। देखिए T1 का मान दिया है,
T2 का भी मान दिया है, इसका दिया है 27 और इसका दिया है कितना, अरे सॉरी, इसका दिया है 77 और इसका दिया है 227। पूछ रहा है इसके बीच अनुपात ही, बस इसका मान रखना है तो E1 और E2 का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, E1 अपान E2 का अनुपात निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे ना, यानी इसमें 273 ऐड करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे। तो देखिए कितना होगा, 77 में 273 ऐड करना है तो 7 3 10 0, फिर 77 ही है ना, हाँ, और फिर 7 7 14 और 14 1 15 1 और 2 1 3, कितना हो गया 350। अब इसमें ऐड करिए 7 3 10 0 7 2 9 1 10 को 0 1 2 2 4 1 5, कितना आ गया 500। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो E1 अपान E2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 7 35 और 5 10 50, यानी 7/10, 7/10। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अनुपात पूछ रहा है ना, तो देखिए बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है ना, तो लिख सकते हैं E1 संबंधे E2 बराबर कितना हो जाएगा 7/10, 7/10। यही जो होगा इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, संबंध होगा, E1 अपान E1 संबंधे E2 में संबंध कितना होगा 7/10 का। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 7/10, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान था, बस देखना है किसके किसके बीच रिलेशन पूछ रहा है और उनके बीच किस तरह का संबंध होता है, बस आपका फॉर्मूला लगाना है, सबका मान रखना है और क्या करना है, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आपका। सबको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखने के लिए सबसे पहले तो इसे मिटाते हैं फिर उसको देखते हैं। सुनिएगा 28 नंबर का कह रहा है कि एक गुब्बारे का आयतन 350 डिग्री सेल्सियस पर 3.08 लीटर है। यदि गुब्बारे को 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा यदि दाब को स्थिर रखा जाए। यानी अब P को क्या किया जा रहा है, स्थिर रखा जा रहा है, और कह रहा है कि ताप और आयतन के बारे में पूछ रहा है। तो ताप और आयतन कौन सा नियम देता है, चार्ल्स नियम देता है भाई, चार्ल्स इसके बीच रिलेशन बताया था, चार्ल्स का नियम ही इसके बीच रिलेशन बताया था। तो क्या होता है यहाँ पे जो V होता है प्रोपोर्शनल होता है T के, यानी ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है। तो यदि दो गैस ले A व B, ठीक है, तब जो उसका आयतन होगा V1 V2 हो और ताप T1 और T2 हो, तो उसके बीच हम लोग रिलेशन निकाले थे V1 अपान V2 बराबर T1 अपान T2। देखिए यहाँ पे ताप दे रखा है कि जो ताप कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तब जो उसका आयतन यानी T1 इतना है तो V1 कितना है 3.08, 3.08 इतना है। फिर कह रहा है कि यदि उस गुब्बारे का ताप बढ़ा के कितना कर दिया जाए, गुब्बारे को 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाए, यानी ताप को घटा के 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है, तब जो इसका आयतन होगा कितना होगा जब दाब स्थिर हो। तो दाब स्थिर चार्ल्स का नियम बताता है। अब इसी पे सबका मान रखना है और सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ताप को चेंज करते हैं, 273 ऐड करके कितना हो जाएगा 7 5 3 8 7 3 10 और 2 1 3, 308 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 275 हो जाएगा, अरे सॉरी 78 हो जाएगा, 278 हो जाएगा। इतना एक आयतन दिया है, V2 का मान पूछ रहा है, यहाँ से V2 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा भाई आपका, V2 बराबर आएगा कितना आपका, तो V1 T2 बटा में T1। यहाँ से निकालेंगे V2 का मान तो देखिएगा वही फॉर्मूला निकल के आएगा। अब सबका मान इसमें रखिए, V2 का मान निकालना ही है। V1 का मान कितना है, तो 3.08 गुणे T2 का मान कितना है, तो 278 अब बटा में T1 का मान कितना है 308, कितना है 308। अब देखिए 308 ऊपर भी दिख रहा है, 308 नीचे भी दिख रहा है, इसका मतलब ये कटेगा। तो कटेगा कैसे भाई, तो सबसे पहले इस दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से ऊपर करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे, और नीचे गुणा करेंगे तो नीचे वाला को जो 100 है उसको 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, तो उसको ऊपर भेज सकते हैं ना। तो भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 308 गुणे 278
बटा में 308 लिख दे रहे हैं भाई नीचे ही, गुणे 100, इस दशमलव को हटाने के लिए। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना, V2 बराबर 278 बटा में बचा 100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगी भाग, अब भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे 700 होगा, 780 होगा, भाग जाएगी 7 बार, फिर 80, 8 बचेगा 80, फिर 0 बढ़ेगा 800 होगा, तो भाग जाएगी कितनी बार, 8 बार। यानी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, V2 बराबर कितना आ जाएगा, 278 बटा 100, भाग करेंगे 2, 7, 8, दशमलव 2 स्थान पे लगेगा, भाग करके देख लीजिए। पहली बार 2 बार भाग जाएगी, अब भाग नहीं जाएगी, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 780 होगा, भाग करेंगे 7 बार जाएगी, 80 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ेगा 800, फिर करेंगे तो 2.78 इतना हुआ। अब V2 का मान क्या है, आयतन है ना, तो ये हो गया लीटर, लीटर में ही दिया था, तो इतना आयतन हो गया, कितना, V2 का मान 2.78 लीटर। चलिए ऑप्शन की बात कर ले 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 2.78 लीटर, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया, मैच कर गया। तो सबको समझ में आया, बस आपका चार्ल्स नियम, बायल्स नियम, फिर ई जो होता है ताप पे कैसे निर्भर करता है, ये सब मालूम है आपको, फार्मूला मालूम है, कैसा रिलेशन होता है इनके बीच मालूम है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो नोट करिए इसको। तो चलिए देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, चलिए सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन 25% बढ़ाने पर उसका दाब कितने प्रतिशत कम करना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 23, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, पिछले वीडियो का 23, उसको एकदम सॉल्यूशन जैसे किए हैं वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे 29 नंबर सवाल को। तो देखिए कैसे करेंगे, मानेंगे इसमें भी जैसे उसमें माना था वैसे मानेंगे कि माना प्रारंभिक, जो प्रारंभिक जैसे गैस है उसका प्रारंभिक आयतन V1 व दाब क्या है, P1 है, और उसका अंतिम आयतन V2 और दाब P2 है। इतना क्लियर है। तो V1 दिया है, V1 नहीं दिया नहीं है, निकालेंगे उसको। तो कह रहा है कि जो V2 है यानी जो उसका दाब हो रहा है, जो अगला यानी V2 जो है वो कितना हो रहा है, तो V1 का यानी बढ़ जा रहा है, कितना 25% बढ़ा दे रहे हैं। तो 25% का मतलब 25/100 V1, यानी जो उसका V1 निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, तो V1 में प्लस कर देंगे कितना 125/100 V1, यानी उसका जो प्रारंभिक दाब है उसी का 25% बढ़ जा रहा है। यानी इसको एक और तरीका लिख सकते हैं, जैसे जितना वृद्धि होता है ना, तो इसे भी लिख सकते हैं V1 का मतलब गुणा कितना, तो 25, तो 125/100 कर देंगे, 125/100 कर देंगे। इतना को भी निकाल देंगे तो आपका मान वही आएगा जो इसका निकालेंगे। इसका भी निकालेंगे तो इसको कटाएंगे तो कितना होगा, V1 प्लस 1/4 V1 होगा ना, 25 चौके 100, इसका गुणा करेंगे तो 4 एक में 4, 4 एक 5, यानी 5/4 V1 होगा ना। और वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कटाएंगे तो 25 से कटाएंगे तो 25 से कम है 25, 25 5 125, 25 चौके 100, यहाँ से भी आएगा 5/4 V1, जो कि यहाँ पे आया है, सेम वही आएगा। इतना क्लियर है। तो चलिए V2 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 V1, दोनों जगह निकाल दिए हैं, 5/4 V1 या 5/4, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। वृद्धि होती है तो 100 में उतना ऐड कर देंगे, 25 की वृद्धि होती है तो 100 में 25, 125/100 हो जाएगा। यदि यही कम होता तो 100 में से 25 घटा दें, यानी 75/100 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, या यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आपको कर सकते हैं। तो V2 बराबर इतना निकल गया। अब आयतन और दाब के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो कौन सा नियम बताता है भाई, ये हम लोग को बायल का नियम बताता है ना, बायल का नियम बताता है। अब बायल के नियम में क्या होता है, P1/P2 बराबर क्या होता है, V2 बराबर V1, V2 बराबर V1। P2 का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P1 × V1 बटा में V2। इतना क्लियर है। अब V2 के स्थान पे रख दीजिए उसका मान, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, P1 V1 अब बटा में V2 का मान कितना हो जाएगा, 5/4 V1। यहाँ से V1 से V1 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, तब जो P2 बराबर निकल के आएगा कितना आएगा,
4/5 P1, 4/5 P1। इतना क्लियर है। P2 का मान निकल के आ गया। क्या कह रहा है कि बढ़ाने पर उसका दाब कितने प्रतिशत कम करना होगा, कितना प्रतिशत कम करना होगा, मतलब कम की बात कर रहा है। इसका मतलब जो पहला दाब होगा वो ज्यादा होगा और जो दूसरा दाब होगा वो कम होगा, यानी P1 में से P2 को घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो चलिए जो दाब में कमी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो P1 माइनस P2 से निकालेंगे, यानी ये जो निकलेगा दाब में कमी निकलेगा, दाब में कमी कितना, तो P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 का मान कितना है, 4/5 P1, और इसको करेंगे तो 5 एकम में 5, 5 में से 4 गया 1/5 P1, 1/5 P1। ये रहा आपका क्या आंसर। तो चलिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो चलिए ऑप्शन मिलाइए। कौन सा नंबर है भाई, 29 नंबर है ना, नहीं भाई परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसको पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अरे भाग गुणा करना पड़ेगा ना, तो कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%। तो अब चलिए ऑप्शन मिलाइए 20%, तो ऑप्शन देखते हैं 30%, 40%, ऑप्शन दिया ही नहीं है, यानी इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गलत है भाई। हम लोग का क्या है, जरूर ना जरूर कुछ गलत है। हम लोग का जो सोल्यूशन है वो तो एकदम करेक्ट है, सोल्यूशन में कुछ गलती तो नहीं है ना, देख लीजिए कहीं गलत नहीं है, सोल्यूशन हम लोग एकदम बढ़िया तरह से करते गए हैं। इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक ना, 20% ही आएगा। आपका क्वेश्चन में ही कुछ मिसप्रिंट किया होगा। ऑप्शन देखिए तो इसका आंसर क्या दे रहा है, आंसर क्या दे रहा है 29 का आंसर नंबर, आंसर दे रहा है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 29 का ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कितना, 16.66% दे रहा है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ गलत कर रहा है। देखिए जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज दिया है उसका मान गलत दिया होगा, मिसप्रिंट किया होगा, उसके स्थान पे कुछ और होना चाहिए। जो 25% दिया है इसके स्थान पे कुछ और होना चाहिए, तब हम लोग का आंसर जो आएगा इतना आएगा। जबकि 25% पे करेंगे तो सोल्यूशन एकदम हम लोग का करेक्ट हुआ है, इतना ही आएगा। ठीक है, इसका मालूम है क्या किया होगा, ये जो 25% है ना इसके स्थान पे 20% रखिए। देखिए 20% रख के देखेंगे तो आपका आ जाएगा। 20% रखेंगे तो कटाएंगे तो आएगा कितना, 20/100 होगा ना, 20/100 होगा यानी 1/5 होगा, 1/5 होगा, इसका मतलब 5 1 6/5 हो जाएगा आपका, 6/5 हो जाएगा। 6/5 हो जाएगा तब यहाँ पे 6/5 रखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे रखेंगे तो जो P2 निकलेगा 5/6 P1 निकलेगा, 5/6 P1 निकलेगा। और अब जब निकालेंगे इसका P1 माइनस P2 तो कितना आएगा, P1 माइनस P2 का मान कितना हो जाएगा, तो 5/6 P1। अब घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, यानी 1/6 P1 बचेगा। अब इसको चेंज करेंगे किसमें, प्रतिशत में, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से, यानी 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार भाग जाएगी, कितना बार भाग जाएगी, तो देखिए सबसे पहले 10, यानी एक बार भाग जाएगी, 6 दूना 12 अधिक हो जाएगा तो एक बार भाग जाएगी। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 40 होगा, 40 होगा तो 6 के 36, 6 7 42, 7 बार में अधिक बार चली जाएगी तो 6 बार जाएगी भाग, फिर बचेगा 40, ऐसे ही 6 6 6 6 ऐसे जाती रहेगी। यानी इसका मतलब जो 25% दिया है ना उसके स्थान पे अगर 20% रखते हैं हम लोग, क्वेश्चन मिसप्रिंट किया है, यदि उसके स्थान पे 20% करेंगे ना तब जो आपका आंसर आएगा 16.66% आएगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में 25% दिया है तो आपका आंसर 20% ही आएगा। हम लोग का सोल्यूशन जो है एकदम करेक्ट है, आपका क्वेश्चन ही मिसप्रिंट कर दिया है, 25 के स्थान पे 20 करके वो सॉल्व किया है, लेकिन दिया है कितना हम लोग का 25%, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। यदि देखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन पेपर में यदि ये सवाल आ जाए तो आप लोग ऐसे सॉल्यूशन करिएगा, यदि आपका ऑप्शन वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 25% है ना उसके स्थान पे 20% रख के सॉल्व करना पड़ेगा। कितना रख के, 20% सॉल्व रख के क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आई। आपका जो सॉल्यूशन करने का मेथड है सेम यही है, बस आपके क्वेश्चन में जो 25 है ना उसके स्थान पे 20 कर देना है,
20 कर देना है, 20 करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा। जो आया है ना आपका आंसर सही दे रहा है 16.66, वो 20% पे सोल्यूशन किया है। इतनी बात सबको समझ में आई है। ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट किया है, 25 के स्थान पे 20% रख के सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने का मेथड एकदम सेम है, इसी पे सॉल्व करेंगे। आपका ऑप्शन सी जो है आंसर में आपकी बुक में दिया है वो आ जाएगा 16.66%। करके भी देखिएगा, मैंने आपको करके भी दिखा दिया, आ गया है ना उतना। तो सेम मेथड करने का वही है। सोल्यूशन आपका एकदम सही था, करने का भी तरीका सही था, बस 25 के जगह पे 20 रखना था, जो कि आपका बुक वाला नहीं किया है। वो 25 दिया है लेकिन होना चाहिए 20 वहां पे। यदि हम लोग 25 पे करेंगे तो 20 आएगा। इतना सबको क्लियर है ना? करने का मेथड आपको एकदम मालूम है ना, सही लगा है ना? तो बस आप 25 के जगह पे 20 करके सॉल्व करिएगा, आपका 16.66% आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो इसको नोट करिएगा। फिर बढ़ते हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा बुक वाले भी मिस प्रिंट कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, अब वो लोग खुद पे शक करने लगते हैं, यार मैंने सोल्यूशन सही किया है या नहीं। तो आप खुद पे विश्वास रखिए, सोल्यूशन करने का आपका तरीका सही है तो आप सही हो सकते हैं, बुक भी गलत हो सकती है। ये नहीं कि बुक हमेशा सही होगी भाई, उसको भी टाइप किया गया है तो हाथों का भी इधर उधर मेल मतलब खिसक सकते हैं, कुछ अलग टाइप हो सकता है। तो खुद पे विश्वास रखिएगा, अपने सोल्यूशन पे भरोसा रखिएगा कि मैं जो सोल्यूशन कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग का जो सोल्यूशन था एकदम करेक्ट था। आपका जो बुक किया था मिसप्रिंट किया था, 25 के स्थान पे 20 रखना था लेकिन वो 25 रखा है। ठीक है, आप वहां में मैं 20 रख के भी सॉल्व करके दिखा दिया हूं, शॉर्टली में आ गया है कितना 16.66%। इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कौन सा नंबर, 30 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वायुमंडलीय दाब पर तथा 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का द्रव्यमान 400 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है। गैस का द्रव्यमान जो है 400 सेंटीमीटर क्यूब स्थान घेरता है। क्यूब का मतलब आयतन की बात कर रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान कह रहा है तो द्रव्यमान पे मत जाइए, क्यूब मात्रक उसका दिया है ना, तो गैस का जो द्रव्यमान है वो इतना आयतन घेरता है, आयतन की बात कर रहा है। सबको समझ में आया? फिर कह रहा है कि 77 डिग्री सेल्सियस तथा 1.875 वायुमंडलीय दाब पर गैस का आयतन कितना होगा। यानी देखिए किसके किसके बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो P, T और V के बीच, यानी इन्हीं तीनों के बीच क्या कर रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए बायल के नियम से हम लोग पहले भी देखिए रिलेशन में निकाल चुका हूं, फिर यहाँ पे भी निकाल दे रहा हूं कि बायल के नियम से क्या था कि जो P था इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, V के, और दाब का जो नियम था वो क्या था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, T के। और यहीं से हम लोगों ने निकाला था उसका संबंध। तो देखिए P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा, 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा, और यहाँ पे T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1:2 का 1:2 हो जाएगा। यही रिलेशन निकल गया। अब देखिए इसमें से कौन कौन मान दिया है, क्या पूछ रहा है, उसको एक साइड करिए, जो मान दिया है उसको एक साइड करिए, कैलकुलेशन करके जिसका मान पूछ रहा है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या क्या दिया है, एक वायुमंडलीय दाब यानी P1 का मान दिया है, P1 का मान दिया है कितना, यानी P1 बराबर दिया है एक वायुमंडलीय दाब, एक दिया है। फिर कह रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे, यानी जो T1 का मान दिया है वो दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो बच जाएगा केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 280 केल्विन। इतना सबको समझ में आया? V1 कितना दिया है, तो V1 दिया है कितना, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 का मान दिया है कितना 400। फिर कह रहे हैं कि यदि दाब को कितना कर दिया जाए, दाब को कर दिया जाए 1.875 कर दिया जाए, और ताप जो है T2 है उसको कर दिया जाए कितना 77 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें 273 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 7 3 10, फिर 7 7 14 1 15 और 350 केल्विन कर दिया जाए, तब तो जो उसका आयतन होगा वो कितना होगा। यानी V2 का मान पूछ रहा है, इन सब में से इसका मान पूछ रहा है और सबका मान दिया है। चलिए निकालते हैं उसको। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, मैंने
पिछले भी एक क्वेश्चन कराया होगा ऐसे, तो मैंने कह दिया है कि चलिए V2 का मान निकालना है, तो समझ लीजिए तिर्यक गुणा करेंगे तो V2 T1 और P2 एक साथ होंगे और ये सब एक साथ होंगे। तो चलिए पहले उस साइड का लिख लेते हैं, यानी ये सब को लिख लेते हैं जिसमें V2 ज्ञात करना है, उसको पहले अपने पास रखिए मन में। बच रहा है क्या, तो P1 V1 T2, तो गुणा किए तो हो गया P1 V1 T2। अब जो हम लोग V2 के साथ जो साथी रखे थे, कहेंगे भाई मुझको अकेला छोड़ दो, मुझे अपने खुद की जो टैलेंट है उसको समझना है कि मेरे पास कितनी टैलेंट है, मुझे अपने टैलेंट को आजमाना है, तो कहेगा कि मुझे अकेले छोड़ दो, अभी तुम लोग मुझसे दूर जाओ थोड़ा। तो यहाँ पे V2 अकेले रह जाएंगे और इनके जो साथी हैं इनके चरणों में आ जाएंगे, तो T1 और P2। ठीक है, कहेगा जाइए थोड़ा उन लोग के चरणों में रहिए, वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, उनसे थोड़ा ज्ञान बांट लें, अपन मतलब थोड़ा ज्ञान ले लो, मैं अपना खुद का टैलेंट क्या कर रहा हूँ, आजमा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो P1 का मान, थोड़ा V2 का टैलेंट देखते हैं कितना है उसका। तो P1 कितना है, P1 कितना है, 1 है, तो 1 रख लिए। V1 कितना है, तो 400 है, तो चलिए 400 रख लिए। T2 कितना है, T2 कितना है, तो 350 है, तो चलिए 350 रख लीजिए। फिर यहाँ पे T1 कितना है, T1 कितना है, कहाँ गया भाई, 280 है, तो चलिए भाई इसको भी रख लेते हैं। ये सब योग्यता है V2 की, किसके पास इतनी योग्यता थी, और सबका कैलकुलेशन करके देख रहा है कि मेरे पास टोटल कितना योग्यता आ रहा है। फिर P2 का मान पूछ रहे, तो P2 कितना है, 1.875, 1.875। ऐसे को कैलकुलेट करिए आप लोग, 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब कटाइए थोड़ा इसको, कटाते हैं, किससे कटाएं भाई, 7 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी बचेगा V2 बराबर कितना होगा, ऊपर बचेगा 5 और 40 है, तो गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यानी 200। अब बटा में नीचे बच क्या रहा है, 4, तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा नहीं कर रहे हैं, बाद में गुणा करके एक ही बार लिख देंगे, इतना हो जाएगा। अब चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 बराबर, इसको कैलकुलेट करिए तो V2 का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका कितना, 266। कितना आ जाएगा, 266। यहाँ से कटा भी सकते हैं, इस 4 को 200 से कटाएंगे तो 80 बार में कट जाएगा, अरे सॉरी 50 बार में कट जाएगा ना, 4 पचे 20, 50 बार में कट जाएगा, और फिर 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो सब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 226। कितना आएगा, 226 सेंटीमीटर क्यूब, 226 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा आपका आंसर, 226 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत ही आसान था। ऐसा क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं हम लोग सॉल्व, इनके बीच रिलेशन भी निकाल चुके हैं। तो जिसका मान पूछ रहा है भाई उसको एक साइड कर लो, उसकी थोड़ा योग्यता देख लें कितनी है। तो यहाँ ने V2 अपनी योग्यता का परख किया तो उसका मान कितना आया, 266 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 30 नंबर का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या कर गया, आपका मैच कर गया। ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30 का। पसंद आया होगा तो नोट करिए इसको। सुनिएगा 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस होते हैं उनकी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो ताप पे निर्भर करती है। भाई कोई भी द्रव हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी ठोस द्रव गैस हो, यानी कोई भी पदार्थ हो, तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है अणुओं पे निर्भर करेगी, और जो वो होते हैं अणु उसके, वो किस पे निर्भर करते हैं, ताप पे। ताप बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। ताप घटाएंगे तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी कम होगी, यानी आंतरिक ऊर्जा कम होगी। तो आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होती है किस पे निर्भर करती है, ताप पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, ताप पे। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लें, तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल जाएगा, सी। 31 का ऑप्शन नंबर मिल गया आपका सी, केवल ताप पर, केवल ताप पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बातें समझ में आई सबको, ठीक है। चलिए देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। बायल के नियम में नियत रहता है, बायल के नियम में नियत रहता है। भाई बायल के नियम में कौन कौन से राशि आते हैं, बायल के नियम में, ये कौन सा क्वेश्चन है, 32 नंबर का। बायल के नियम में कौन कौन से आते हैं राशि, तो P आता है, P आता है, और क्या आता है, V आता है। जो T होता है वो तो स्थिर होता है, यानी बायल के नियम में P और V आता है।
P और V आता है। तो देखिए इसमें P और V कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या दिया है, PV। यानी जो बायल का नियम होता है उसमें कौन नियत रहते हैं, PV। और T जो क्या होता है, स्थिर रहता है। T क्या रहता है, स्थिर रहता है। बायल के नियम में कभी T को देखें आप लोग, नहीं ना, P और V ही दिखा है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि खाना बनाने वाले गैस की सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं जो एक समान चाल से गतिमान हैं। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैसों के अणुओं का ताप होगा। 33 नंबर क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि जो भारत गैस है, इंडियन गैस है, LPG गैस है, जब वो ट्रक से जाता है अपने कहाँ पे, एजेंसी पे, तो उसका जो ट्रक है ना वो एक समान चाल से चल रहा है। एक समान चाल से चल रहा है तो सिलेंडर में जो गैस के अणु हैं उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी, उसके गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, या अणुओं का कुछ भाग बढ़ेगा और उसका तथा अन्य का घटेगा। यानी कुछ का घटेगा, कुछ का बढ़ेगा, क्या होगा। देखिए एक समान से चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तो इस कारण जो गैस होंगे उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी समान ही रहेगी। यदि चाल थोड़ी मोड़ी अगर चेंज करे तो उसके अणु क्या करेंगे, उसमें थोड़ा उनके गति में क्या होगी, डिफरेंस आएगी, तो उससे उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, या कम होगा या तो बढ़ेगा। लेकिन वो एक समान से चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, इसलिए जो सिलेंडर में गैस के अणु होंगे उनका भी जो ताप होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा। यानी जो 33 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी होगा। यानी नियत रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। नियत रहेगा, क्या रहेगा, नियत। इतनी बातें सबको समझ में आई, ठीक है। ये तो ऑप्शनल है, सब ऐसे ही मार सकते हैं आप। फिर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। यानी एक वायुमंडलीय दाब पे जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। तो देखिए दाब और ताप में कैसा संबंध होता है, तो डायरेक्टली का संबंध होता है। यानी दाब बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो दाब को कम करें, इसका मतलब ताप भी कम होगा। यानी दाब कम करेंगे तो ताप भी कम होगा। तो एक वायुमंडलीय दाब पे जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, उबल रहा है। यदि दाब को कम करेंगे तो ताप भी कम होगा। क्या होगा, ताप भी कम होगा। यानी जो उसका उबलेगा अब कम ताप पे उबलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसी ताप पे। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, उच्च ताप पर। किस ताप पर उबलेगा पानी, तो उच्च ताप पर नहीं, निम्न ताप पर, उसी ताप पर, या क्रांतिक ताप पर। तो निम्न ताप पर उबलेगा। इसका मतलब दाब को कम कर रहे हैं तो क्या होगा, ताप भी कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। यानी एक वायुमंडलीय दाब पे 100 डिग्री सेल्सियस से उबल रहा है, दाब को कम करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ नीचे ताप होगा, उस पे पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी, निम्न ताप पर। निम्न ताप का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम। दाब कम करें तो ताप भी क्या होगा, कम होगा। इतनी बातें सबको समझ में आई, 34 नंबर तक समझ में आया। 35 भी देखिए, ये भी एक ऑप्शनल ही है, इसको समझ लीजिए। यहीं पे 35 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पे सब ऑप्शनल है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप ऐसे उड़ा देंगे इसको। देखिए क्या कह रहा है, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी होती है, ये तो आप ही मार सकते हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से इस क्वेश्चन को देखते ही सारे लोग मार दिए होंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा, तो कितना होता है भाई, 10 की पावर माइनस 10 मीटर ही होता है ना, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया आपका। इसी को क्या बोलते हैं, यदि आपके आंसर में दिया हो 1 एंगस्ट्रॉम तो उसको भी मार सकते हैं। यदि ये ना दिया हो, 1 एंगस्ट्रॉम दिया हो, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। मैंने पहले भी बता चुका है। तो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतना सबको समझ में आया। तो ये रहा ऑप्शनल, इसको तो आप ऐसे याद कर लीजिए। इसको मिटाते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्वेश्चन के साथ ही ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा है, 36 नंबर का। तो भाई जो लास्ट में आते हैं उनसे अच्छी तरह से भेंट मुलाकात करते हैं और इस लेसन को विदा करते हैं। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन से अच्छी तरह से क्या करते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं और उनको टाटा बाय बाय करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अगला लेसन को। तो नोट करिएगा इसे और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
तो चलिए देखते हैं इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसको देख के टाटा बाय बाय करते हैं इस लेसन को। तो सुनिएगा 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 ग्राम अणु अर्थात 1 मोल गैस की माध्य गतिज ऊर्जा सामान्य ताप व दाब पर ज्ञात कीजिए। सामान्य ताप व दाब मतलब T का मान रखिए 273 केल्विन, 1 डिग्री 273 केल्विन, और ताप का मान रखिए सामान्य ताप एवं दाब पर मतलब 1 रखिए। तो उसकी माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? E बराबर कितनी होती है भाई? E बराबर होता है कितना? तो 2/3 nRT। यहाँ पे n का मान दिया है, मोल का मान दिया है, 1 मोल रखना है। तो nRT होता है, निकाले हम लोग थ्योरी में जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे कुछ का, तो उसमें आया था E बराबर 2/3 RT। KT था, K की जगह पे nRT, ठीक ना। तो अब यहाँ से निकालिए, सबका मान दिया ही है तो निकालते हैं। n का मान दिया है 1, r का मान कितना रखना होता है? तो r का मान होता है आपका कितना, मैंने पहले भी बता चुका है कितना होता है, बुक में भी आपके दिया होगा, देख लेते हैं कितना होता है। तो होता है आपका कितना? 8.31, 8.31। यहाँ पे कुछ और भी होता है आगे, लेकिन इतना रखा है r का मान, तो रखते हैं r का मान 8.31 और गुणे T का मान कितना रखना है? 273। ऐसी को आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा? सबको करेंगे तो आएगा 3.40। 3.400 का कुछ मतलब नहीं है। अब गुणे 10 की पावर कितना है भाई? 10 की पावर आया है 3, 10 की पावर 3 जूल गतिज ऊर्जा है ना। तो आएगा 3.4 गुणे 10 की पावर -3 जूल। तो ये रहे बहुत ही छोटे से, इस नन्हे से प्यारे से इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन। तो इनसे भेंट मुलाकात अच्छे से कर लीजिएगा, इनको टाटा बाय बोलिए, और हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तो अब तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पे जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही हमारे जुड़ जाइए। जिससे क्या होगा, साथ जुड़ेंगे कैसे भाई? सब्सक्राइब करने से साथ नहीं जुड़ेंगे हम लोग को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, एक ऑल नाम का ऑल ऑप्शन आएगा। 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, फिर आता है कुछ और आता है, देखे नहीं है मैं भी, बस सीधे मार देता हूँ ऐसे। तो ऑल वाला नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब ये होगा कि जब भी हम लोग कुछ भी यूट्यूब पे करेंगे, थोड़ी सी भी हलचल करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 36 का। अच्छे से टाटा बाय बाय कर लें इनको। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3.4 गुणे 10 की पावर 3 जूल, 10 की पावर 3 जूल, यही ना है। देखिए भाई ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया, मुझे भी सी दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा था 3.04 है, मुझे लगा कि 4 जीरो वो भी है, तो इसलिए ध्यान से देखना पड़ा। तो ऑप्शन को भी आप लोग ध्यान से देख कर मारिएगा। तो कितना हो गया इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया? बी। तो चलिए इसको बोलते हैं टाटा, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।